कहानी की शुरुआत में हमें 2067 की दुनिया दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि पूरी धरती में क्लाइमेट चेंज की वजह से पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से धरती का ऑक्सीजन लेवल भी अब पूरी तरह से गिर चुका है और इस वजह से सारे देश खत्म हो चुके हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन बनाना सीख लिया था। पर इस ऑक्सीजन का भी ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी थी जिसका नाम ओटो था और इसका मतलब है कि अब इंसानी जीवन इस धरती से लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं, जिसकी वाइफ को भी इस ओटो नाम की बीमारी थी और इधर ईथन उसके लिए फ्रेश ऑक्सीजन दिलाने के लिए काफी मेहनत कर रहा था, क्योंकि इस वक्त में अब ऑक्सीजन बिकने लग गया था। इधर ईथन का एक दोस्त भी होता है जो कि ईथन के साथ बचपन से है और वो ही बचपन से ईथन का ध्यान रखते आया है और उसका नाम जूड था। फिर एक दिन ईथन को आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में बुलाया जाता है, जहां की कंपनी की सीटीओ जिसका नाम रेजिना था, वो ईथन को बताती है कि अगर इसी तरह से ओटो बीमारी फैलती रही तो बहुत ही जल्द इंसानी जीवन खत्म हो जाएगा, पर तुम हमें इससे बचा सकते हो। अब ये सुनकर ईथन को कुछ समझ नहीं आता तो रेजिना उसे अपने लैब में ले जाती है, जहां वो उसे एक टाइम मशीन दिखाती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे पिता भी इसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे और इसे बनाने में उन्हें 20 साल लग गए हैं और तुम्हारे हाथ में जो डिवाइस लगा है वो भी इसी का एक पार्ट है। दरअसल ईथन के पिता ने बचपन में उसके हाथ पर एक डिवाइस को लगा दिया था, जिसे कि ईथन ने कई बार हटाने की कोशिश की पर वो उसके हाथ में फिक्स हो गया था। फिर वो कहती है कि उन्होंने इस मशीन से 400 साल आगे कुछ रेडियो वेव्स को भेजा था, तो वहां से जवाब में कुछ रेडियो वेव्स वापस आई, जिसका मतलब है कि इंसानी जीवन 400 साल आगे भी मौजूद है। और फिर जब उन्होंने फ्यूचर से वापस आए रेडियो वेव्स फाइल को डिकोड किया तो इसमें एक मैसेज था कि वो लोग ईथन को वहां भेजने के लिए गए रहे थे और अब इधर रेजिना को लग रहा था कि भविष्य में इंसानों ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया होगा और वो शायद ईथन के जरिए उनकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए रेजिना ईथन से चाहती थी कि वो भविष्य में 400 साल आगे जाए और जिन्होंने उन्हें मैसेज भेजा उनसे इस बीमारी का इलाज ले आए। पर इधर ईथन घबरा रहा था क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो किसी भी हालत में उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता। और दूसरा, उन्हें इस बात का भी पता नहीं है कि भविष्य में जाने के बाद उन्हें इस बीमारी का इलाज मिलेगा या नहीं, और सबसे जरूरी कि ईथन वहां से वापस कैसे आएगा। फिर अगले सीन में हम ईथन को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जहां ईथन कंफ्यूज है कि उसे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं बन सकता क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने काम को सबसे आगे रखा और एक दिन वो अपने काम के लिए ही उसे और उसकी मॉम को अकेला छोड़कर चले गए थे, इसलिए ईथन फ्यूचर में नहीं जाना चाहता था। पर इधर ईथन का जो दोस्त जूड था वो उसे समझाता है कि अगर वो फ्यूचर में गया और उसे वहाँ बीमारी का इलाज मिल गया तो वो अपनी बीवी के साथ साथ पूरी दुनिया को भी बचा सकता है। फिर इसके बाद ईथन अपने घर पर जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताता है। तो ये जानकर उसकी वाइफ न चाहते हुए भी ईथन को फ्यूचर में जाने के लिए कहती है, क्योंकि ईथन अगर उधर गया और उसे इलाज मिला तो वो पूरी दुनिया और मानव जाति को बचा सकता है। तो फिर अगले दिन ईथन रेजिना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वो कहता है कि अगर हमें इस बीमारी का इलाज मिलता है तो वो लोग सबसे पहले उसकी वाइफ को ठीक करेंगे। तो इधर रेजिना उसकी इस बात को मान जाती है। फिर इसके बाद ईथन को लैब में ले जाया जाता है, जहां वो लोग ईथन को 2 स्पेशल सूट दिखाते हैं, जिनमें से एक को पहनकर ईथन को उस मशीन में जाना था। पर इधर पर अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। रेजिना बताती है कि इस वक्त उनकी मशीन भविष्य से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर की मशीन में शायद कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इसलिए वो लोग अब ईथन को बिना भविष्य की मशीन से कनेक्ट हुए भविष्य में भेजने का डिसाइड करते हैं। पर इसमें वो अब भविष्य में किसी पहाड़ या समुद्र में गिर सकता है। ईथन यहाँ इस बात को सुनकर घबराने लगता है, पर फिर भी वो उस सूट को पहन लेता है और मशीन के अंदर चला जाता है। वो लोग उसे यहाँ एक डिवाइस भी देते हैं जो कि ईथन को फ्यूचर से पास्ट में कनेक्ट रखेगी और उसे फ्यूचर में गाइड करेगी। दरअसल ये डिवाइस सिरी और एलेक्सा जैसी ही है, पर उनसे बहुत ज्यादा एडवांस है। जिसके बाद वो लोग मशीन में टाइम फिक्स करके उसे ऑन कर देते हैं और इधर मशीन में रेडियो वेव्स का एक ब्लास्ट होता है और उधर फ्यूचर में एक पोर्टल के जरिए ईथन पहुंच जाता है। जैसा कि उन लोगों ने ईथन से कहा था कि वो जंगलों या समुद्र में गिर सकता है, तो इधर ईथन तेजी से जंगल में गिर रहा होता है, जहां हाई स्पीड में नीचे गिरने की वजह से ईथन के सूट में भी आग लग गई थी। तो ईथन जल्दी से उस सूट को उतार देता है और अब वो इधर बहुत जल्दी और लंबी लंबी सांसें ले रहा था, क्योंकि इस वक्त में क्लाइमेट पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था और इधर ईथन को सांस लेने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही थी। फिर ईथन अपने आसपास देखता है तो वो एक घने जंगल में था। फिर ईथन जब वहां से आगे बढ़ता है तो उसे एक जगह पर एक इंसान का स्केलेटन दिखाई देता है, जिसके सर पर गोली का निशान था, मतलब कि उसे पास्ट में किसी ने गोली मारी होगी। ईथन जब उस स्केलेटन के पास जाता है तो उसके जैकेट पर उसका ही नाम लिखा होता, जिसे देखकर ईथन हैरान हो जाता है। और इधर एक बात और थी कि ईथन के हाथ में जो डिवाइस लगा था वैसा ही सेम डिवाइस उस स्केलेटन के हाथ में भी था।
पर उसमें फर्क इतना था कि उसमें रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट चल रही थी। अब ये देखकर ईथन को समझ आ जाता है कि ये स्कल उसी का है और उसे किसी ने पास्ट में गोली मारकर मार दिया। फिर ये जानने के लिए कि उसे किसने मारा वो उस स्कल को चेक करने लगता है तो उसे वो आर्ची भी मिल जाती है जो कि फ्यूचर में पास्ट से कनेक्ट रखती है। फिर ईथन जब उस आर्ची की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे सिर्फ 2 लोगों के लड़ते हुए की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद उस आर्ची की बैटरी डेड हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद इधर रात हो जाती है और ईथन आर्ची की मदद से अपने लिए आग जलाता है और जब उसे भूख लगती है तो वो जंगल से कुछ बेरीज तोड़कर उन्हें खा लेता है। पर उन्हें खाने के बाद इधर ईथन की तबीयत खराब होने लग जाती है क्योंकि वो बेरीज जहरीली थी और अब इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। ये बात उधर पास्ट में ईथन के पास जो आर्ची थी उसकी वजह से रेजिना को पता चल जाती है और वो अब उसकी मदद के लिए ईथन के दोस्त जूड को भी फ्यूचर में भेज देती है। और फिर जब उधर कुछ देर बाद ईथन की आंखें खुलती है तो उसके सामने उसका दोस्त जूड था और उसी ने जहर का एंटीडोट देकर उसे बचाया था। फिर इसके अगले दिन ईथन जूड को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कि उसका स्केलेटन था। वो यहाँ जूड को सारी बातें बताता है पर जूड उसकी बात को नहीं मानता। वो कहता है कि ये तुम नहीं हो। तभी इन्हें यहाँ पर एक दरवाजा मिलता है जिसके पास जब ईथन जाता है तो वहाँ पर एक मशीन बाहर निकलती है जो कि ईथन की आंखों को स्कैन करती है और ये दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद जब ये दोनों उस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो वही लैब है जहाँ से ये पास्ट से फ्यूचर में आए हैं और इनके सामने वही टाइम मशीन थी, जिसे देखकर उन्हें एक होप मिलती है कि वो लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं। फिर ईथन जब इस मशीन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो वो मशीन उससे डीएनए प्रूफ मांगती है। तो तभी ईथन के हाथ में जो डिवाइस लगा था वो एक्टिवेट हो जाता है जिसमें से ग्रीन लाइट जलने लग जाती है, जिससे अब इधर टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है और उसमें उन्हें 4 घंटे का टाइमर दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं यहाँ से जाने के लिए। पर तभी अचानक से इस मशीन का एक पावर फेल हो जाता है और अब उन्होंने जल्दी से इस पावर रिएक्टर को ठीक नहीं किया तो 4 घंटों बाद ये मशीन परमाणु ब्लास्ट की तरह ब्लास्ट कर जाएगी और वो पावर रिएक्टर था शहर के बीचों बीच में। तो ये लोग आर्ची की मदद से शहर की तरफ जाने लगते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि धरती से इस वक्त में इंसान खत्म हो चुके हैं और चारों तरफ हर चीज अब प्रकृति की चपेट में आ चुकी है। यहाँ की सभी बिल्डिंगों में पेड़ पौधे लग चुके थे और हर तरफ इंसानों के स्केलेटन बिखरे पड़े थे, जिसे देखकर अब ईथन को समझ आ जाता है कि इंसानों को पास्ट में कभी भी इस बीमारी का इलाज मिला ही नहीं, जिससे इंसान धरती से खत्म हो गए और फिर प्रकृति ने अपना नया जन्म लिया और अपने आप को हील करना शुरू कर दिया। इसके बाद ईथन अपने घर पर भी जाता है जो कि अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था और उधर ईथन की वाइफ का भी स्केलेटन था, जिसे देखकर ईथन बहुत दुखी होता है। फिर वो इधर पर उस स्केलेटन से मिले आर्ची की लास्ट रिकॉर्डिंग को पूरी सुनता है तो उससे उसे पता चलता है कि पास्ट में ईथन को मारने वाला उसी का दोस्त जूड है, जिसे अब इधर उसका दोस्त जूड भी सुन लेता है और वो ये जानकर खुद भी हैरान हो जाता है। उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वो ईथन को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन ईथन उसे कहता है कि वो खुद को रोक सकता है, उनके पास एक मौका है। वो कहता है कि उन्हें जल्दी से उस पावर रिएक्टर को ठीक करना होगा जिसके बाद वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो इधर ईथन का दोस्त मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस पावर रिएक्टर के पास जाते हैं और उसे किसी तरह से ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। पर अब उनके पास सिर्फ 37 मिनट बचे हुए थे। अब इधर ईथन अपने स्केलेटन को देखने के लिए भी जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने तो जूड को उसे गोली मारने से रोक दिया है तो उसका स्केलेटन भी अब नहीं होना चाहिए। पर इधर उसका स्केलेटन पहले की तरह वैसा का वैसा ही था। तो अब ईथन सब कुछ जानने के लिए अपने वाले आर्ची की बैटरी को स्केलेटन वाले आर्ची में डालता है और उसमें लास्ट रिकॉर्डिंग को प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि जूड उसे मशीन स्टार्ट होने के बाद मार देगा। तो तभी इधर जूड भी आ जाता है और वो ये वीडियो देख लेता है। ईथन जब उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो पता चलता है कि जूड तो रेजिना के लिए काम करता है और उसी के कहने पर उसने ईथन की बचपन से देखभाल की थी और रेजिना अब उधर पास्ट में अपने कुछ लोगों के साथ मशीन के जरिए फ्यूचर में आना चाहती थी, इसलिए उसने ईथन को पहले फ्यूचर में भेजा क्योंकि ईथन के हाथ में जो डिवाइस लगा था उसी से फ्यूचर वाली टाइम मशीन एक्टिवेट हो सकती थी, जिससे वो लोग पास्ट फ्यूचर में कनेक्ट हो सकते थे। इसलिए अब इधर जूड भी ईथन से कहता है कि हम सबको नहीं बचा सकते, हमें यहीं पर रहना चाहिए। पर ईथन तो सबको बचाना चाहता था। वो जब उस मशीन के पास जाता है तो इधर उसके लिए उसके पिता का एक होलोग्राफिक मैसेज था, जिसे जब ईथन ऑन करता है तो उसमें उसके पिता बताते हैं कि वो इस दुनिया से इंसानियत को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मशीन को बनाया। पर जब उन्हें पता चला कि रेजिना इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और वो ऐसा ना कर पाए करके मैंने इस मशीन का एक खास हिस्सा तुम्हारे हाथ में फिट कर दिया, जिससे कि सिर्फ तुम ही इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। पर इस बात का जब रेजिना को पता चला तो उसने ईथन के पिता को गोली मार दी और जूड को ईथन का ख्याल
रखने के लिए कहा, जिससे कि समय आने पर वो लोग ईथन को फ्यूचर में भेजें। और फिर वहाँ जब ईथन मशीन को एक्टिवेट करेगा तो रेजिना अपने कुछ खास लोगों के साथ ही फ्यूचर में आ जाएगी और पूरी दुनिया को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देगी। अब ये सब जानकर ईथन को बहुत दुख होता है, क्योंकि आज तक वो अपने पिता को गलत समझता आ रहा था। पर फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि रेजिना इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए और वो यहाँ न आ पाए। पर जब इधर वो उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है तो इधर जूड आ जाता है और वो ईथन को रोकने लगता है। दरअसल रेजिना ने जूड को ईथन के पीछे इसलिए भेजा था ताकि जब ईथन अपने हाथ में लगे हुए डिवाइस से उस मशीन को एक्टिवेट कर दे तो जूड उसे गोली मार दे। तो इधर ईथन जूड को खुद उसे मार देने के लिए कहता है, पर जूड ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसी ने बचपन से ईथन को पाला था और वो यहाँ अपने आप को ही शूट कर देता है। जिसके बाद अब ईथन पास्ट की दुनिया को बचाने के लिए उस मशीन से पास्ट में पेड़ पौधों के साथ रेजिना का उसके पिता को मारने वाला वीडियो भी भेज देता है, जिससे उधर 2067 में पूरी दुनिया के सामने रेजिना एक्सपोज हो जाती है और उसे जेल जाना पड़ता है। और इधर ईथन ने अपनी वाइफ के लिए एक फूल भी भेजा था क्योंकि वो अब फ्यूचर से वापस कभी नहीं आ सकता। फिर उधर हम फ्यूचर में ईथन को देखते हैं जो कि अब इस टाइम मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि पास्ट का कोई भी इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। फिर जब वो अपने स्केलेटन को देखने के लिए जाता है तो अब इधर उसका स्केलेटन नहीं था, जिसका मतलब है कि उसने अपना पास्ट चेंज कर दिया है। जिसके बाद ईथन शहर की तरफ जाने लगता है तो हम देखते हैं कि ये पूरा शहर बहुत ही एडवांस हो चुका था, क्योंकि ईथन ने पास्ट में वो पेड़ पौधे भेजे थे जिनसे पूरी इंसानियत बच गई। और अब इसका मतलब है कि ईथन के साथ अब 400 साल आगे भी इंसान मौजूद हैं और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं।